तो भाई एवरीबडी was very clear on the concept of privatization. What are the advantages of privatization? Privatization होगा तो इससे efficiency level will go up, and the man behind the new economic policy ये तो सबको पता ही है. So ultimately privatization word का मतलब क्या होता है? It is simply that government organizations जो basically लॉस में जा रहे थे उनको गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को सेल कर दिया. So it implies contracting role of government sector and encouraging the expansion of private sector. तो मैं आपको अगर टेलीफोन डिपार्टमेंट की बात बताऊं तो अर्लियर जो आपके घर में लैंडलाइन फोन होता था चिल्ड्रन, वो बीएसएनएल का नहीं होता था, इट वाज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम. अब सर फर्क क्या होता है? डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इज डायरेक्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ द कंसर्न्ड मिनिस्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर सेक्टर, यू कैन से. तो अगर टेलीफोन सर्विसेज की बात करें तो मिनिस्टर ऑफ टेलीकॉम जो होते थे वो उसके हेड हुआ करते थे. जो भी सारी फीचर्स पॉलिसीज जो भी बनाते थे वो मिनिस्टर ऑफ टेलीकॉम ही बनाते थे. इसीलिए ब्राइबराइजेशन बहुत ज्यादा था, घूसखोरी बहुत ज्यादा थी. तो गवर्नमेंट ने जब प्राइवेटाइजेशन की बात की तो डीओटी को खत्म कर दिया एंड इसकी जगह एक जॉइंट स्टॉक कंपनी बना दी, टाइटल्ड एज, भूल से न लेना, भारत संचार निगम लिमिटेड. गॉट इट क्लियर? तो अब जो बीएसएनएल का हेड होगा दैट वोंट बी any minister, basically it will be governed by the board of directors. board of directors जैसे कंपनीज में होते हैं एग्जैक्टली वैसे ही. सो लेट्स अंडरस्टैंड कि भाई रिजर्वेशन पॉलिसी जो थी, जो प्राइवेटाइजेशन किया, उसके क्या फीचर्स थे. पहला, पॉलिसी ऑफ डी रिजर्वेशन, ये आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है. 18 इंडस्ट्रीज को पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व किया गया था चिल्ड्रन, बट 1991 की पॉलिसी में इसको 18 से रिड्यूस करके कितना कर दिया गया? 8. रेलवेज, सो कॉल्ड, जैसे एटॉमिक एनर्जी जैसे काफी ऑर्गेनाइजेशंस, डिफेंस जैसे थे जो अभी भी गवर्नमेंट के अंडर में थे, बट मेजॉरिटी वर ओपन फॉर द प्राइवेट सेक्टर एज वेल. एल्स पूछेगा अपने दादाजी से जाके, ही विल टेल यू 1970s में अगर आपको कपड़े का भी कारोबार करना होता था तो गवर्नमेंट से आपको लाइसेंस लेना पड़ता था. गॉट इट क्लियर? सो जिनको अभी भी गवर्नमेंट ने अपने पास रखा है, इट वाज एटॉमिक एनर्जी, रेलवेज एंड सम स्पेसिफाइड सेक्टर्स बेसिकली चिल्ड्रन. और ये काम इसीलिए किया गया, जब तक ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम था, मिनिस्टर साहब की छत्र छाया में उनके सारे कामचोर एम्प्लॉइज काफी बढ़िया फल फूल रहे थे. तो गवर्नमेंट ने कहा अगर किसी के घर में लैंडलाइन फोन है, कनेक्शन नहीं आ रहा, तो किसी को चिंता भी नहीं होती कि सर्विस मिल रही कि नहीं मिल रही. बट चिल्ड्रन, रिलायंस जियो और एयरटेल और यू कैन से वोडाफोन आइडिया, क्या ऐसी हरकतें ये ऑर्गेनाइजेशन कर सकती हैं? नो. क्योंकि आपको पता है अगर एयरटेल प्रॉब्लम करेगा तो आप जियो पे स्विच कर जाएंगे, जियो एयरटेल दोनों प्रॉब्लम करेंगे आप वोडाफोन पे स्विच कर जाएंगे, वोडाफोन स्विच कर रहा है आप एयरटेल पे स्विच कर जाएंगे, प्रॉब्लम कर रहा है तो वैसे ही डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम को कोई मतलब नहीं था आपका फोन चले ना चले, खराब हो जाए, कुछ भी हो जाए. सो कंपटीशन एस्टैब्लिश करने के लिए डीओटी खत्म कर दिया गया एंड इट वाज कन्वर्टेड एज बीएसएनएल. अब यहाँ के भी जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स होंगे, दे विल बी अपॉइंटेड फ्रॉम द डिसीजन टेकन इन द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स. तो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स कौन होंगे सर? गवर्नमेंट कुछ पढ़े लिखे सीनियर जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे उनके एक ग्रुप को यहाँ का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बना देगी एंड दे विल डिसाइड कि हमको कहां से अपना चेयरमैन या सीईओ या प्रेसिडेंट हायर करना है. व्हाट इट? पॉलिसी टुवर्ड्स सिक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग. गवर्नमेंट ने एक बोर्ड बनाया, नॉट लाइक सीबीएसई और आईएससी बोर्ड, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन 1987 में, जो ये चेक करता था कि सिक इंडस्ट्रीज कौन सी है, किस इंडस्ट्री को सिक इंडस्ट्री बोला जाए. जैसे मैं प्रयागराज सिटी की बात करूं तो नैनी में गवर्नमेंट का एक सेटअप हुआ करता था, अब ये बंद पड़ चुका है पूरी तरह से. बीपीसीएल, भारत पंप्स एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड, यहाँ पे कंप्रेसर वगैरह जैसे एसी वेसी में लगते हैं वो सब बनाए जाते थे. देन वी हैव वन व्हाट इज कॉल्ड एज आईटीआई. एक चल रहा है जिसको बोलते हैं इफको, फर्टिलाइजर कंपनी है, अमोनिया प्रोसेस करके फर्टिलाइजर बनाती है जो किसानों के खेतों में काम आता है. बिकॉज इट इज अ प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, इनका जो भी आउटपुट है दनादन बिक रहा है, हमेशा बिकता रहेगा. बट बीपीसीएल को अल्टीमेटली कोई बिजनेस नहीं मिला, कॉम्पिटिटर्स डेवलप हो गए और ये कंपनी आज की तारीख में पूरी तरह से बंद हो गई. बट अभी 2 महीने पहले एक अच्छी खबर आई थी, बीपीसीएल का लगभग 600 एकड़ का कैंपस है चिल्ड्रन, विच हैज बीन टेकन ओवर बाय हिंदुजा ब्रदर्स. अब सर ये कौन है? अगर मैं सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूं, आपने अशोक लेलैंड ट्रैक्टर ट्रक का नाम सुना होगा, जैसे एक टाटा है, महिंद्रा है,
तो इंडिया में ओरिजिनली 2 ट्रक कंपनीज वर देयर, वन वाज टाटा एंड अदर वाज अशोक लेलैंड। तो जो अशोक है वो इंडियन कंपनी है और जो लेलैंड है इट्स अ फॉरेन पार्टनर। तो ये हिंदुजा ब्रदर्स की ही कंपनी है बेसिकली। तो अब इन्होंने बीपीसीएल के साथ कोलैबोरेशन किया है और ये उस लैंड पे अपनी फैक्ट्री लगाना चाहते हैं। 600 एकड़ या 1000 एकड़ ऐसा ही कोई लैंड एरिया है और यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान देंगे। तो जब इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्लांट सेटअप हो जाएगा तो एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन, गाड़ी ट्रक पे लोड होके इंडिया के कोने कोने बेची जाएगी। जो वहां पे एम्प्लॉयज आके रहेंगे सो कॉल्ड उनके बच्चे भी किसी स्कूल में पढ़ना चाहेंगे तो अगल बगल के स्कूल्स को भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और मिल जाएंगे। न्यू स्कूल्स वुड बी कंस्ट्रक्टेड बेसिकली। और झोपड़पट्टी में तो रहेंगे नहीं तो यहाँ पे फ्लैट्स की डिमांड, घरों की डिमांड बढ़ जाएगी तो लोगों की रेंटल इनकम बढ़ेगी। तो अगर आपके पापा के पास ही मान लीजिए कोई लैंड एरिया है, पापा को लग रहा है अभी तो जमीन खाली पड़ी है, अभी जब बीपी से अगले साल से काम करने लग जाएगा हिंदुजा ब्रदर्स का प्लांट, तो पापा वहां पे पता लगा 3 फ्लोर की एक बिल्डिंग बना के लेट आउट कर दें तो अर्निंग पीपल कैपेसिटी बढ़ जाएगी। उस अर्निंग को पापा कहीं और एम्प्लॉय कर सकते हैं। तो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री सेटअप होती है, उसके अगल बगल ढेर सारा ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक ग्रोथ होने लग जाता है। सो इन परसुएंस ऑफ दिस न्यू इंडस्ट्री पॉलिसी जितनी भी पब्लिक सेक्टर यूनिट से चल रहे हैं उनको बीआईएफआर के अंडर लाया गया। और बीआईएफआर 2 काम करता था, एक तो ये चेक करना है कि भाई कौन कौन सी यूनिट सिक यूनिट है, बीमार पड़ी हुई है, और इनके रिवाइवल के लिए हम किस प्राइवेट सेक्टर को इसको बेच सकते हैं। गॉट इट क्लियर? तो एयर इंडिया को जो भी टाटा ने अभी खरीदा, इन बिटवीन बीआईएफआर ने कुछ ना कुछ काम जरूर किया होगा। तो 1992 के पहले ये सिर्फ और सिर्फ सो कॉल्ड प्राइवेट सेक्टर सिक यूनिट को देखा करती थी। किसको? जो प्राइवेट सेक्टर में बंद पड़ चुकी है सिर्फ उनको। बट आफ्टर 1992 इन्होंने गवर्नमेंट की सिक इंडस्ट्रीज को भी देखना स्टार्ट किया। 65 पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस वर फाउंड आउट जो सिक यूनिट थी, और इसमें से ये सोचा गया कि हम 13 को कुछ एक्स्ट्रा पैसा देकर, फंडिंग देकर, चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देकर इनके बिजनेस को इंप्रूव कर सकते हैं। डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है लिखने के लिए चिल्ड्रन। तो गवर्नमेंट ने बोर्ड फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज 2004 में बनाया। ये एक्चुअली जो बीआईएफआर था उसी का एक अपग्रेडेड वर्जन था। आई रिपीट चिल्ड्रन, बीआईएफआर का एक अपग्रेडेड वर्जन था। और यहाँ पे गवर्नमेंट ने सोचा कि हम इन्हें पूरी तरह से बंद तो नहीं होने दे सकते, भाई एम्प्लॉयमेंट लोगों का चला जाएगा, और अगर उन लोगों को गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया तो गवर्नमेंट उनसे वोट की भी उम्मीद नहीं रखे। अब दे विल बी मॉडर्नाइज्ड, रिवाइवल एंड रिकंस्ट्रक्शन। मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि इलाहाबाद में, प्रयागराज सिटी में आईटीआई करके एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री। कुछ होंगे आपके पुराने रिलेटिव्स तो शायद यहाँ पे जॉब करते रहे होंगे। तो यहाँ पे लैंडलाइन फोन बनते थे, बट मोबाइल का जमाना आ गया 95-96 के बाद, तो लैंडलाइन फोन्स की सेल कम हो गई। तो अब यहाँ पे रिसेंटली पिछले 1-2 साल में सोलर पैनल बनना स्टार्ट हो गया है। गॉट इट क्लियर? सो बीआरपीएससी नवंबर 2015 से कायदे से काम कर रहा था और इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस पे ज्यादा ध्यान दिया कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक यूनिट्स हैं उनको कैसे सही किया जाए। तो बीजेपी की जो उस जमाने की गवर्नमेंट थी उन्होंने फाइनल डिसीजन ये दिया कि भाई इफ एनी प्राइवेट सेक्टर इज विलिंग टू टेक देम अप, गिव इट टू देम, और अगर नहीं टेकअप करना चाहते तो इन्हें क्या किया जाए? क्लोज कर दिया जाए। तो बच्चों ऐसी 25 ऑर्गेनाइजेशंस को सो कॉल्ड क्लोज कर दिया गया जो स्टेट को किसी पर्टिकुलर या सेंट्रल गवर्नमेंट को बिलोंग करती थी। गॉट इट? तो ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर मार्क कर लीजिए बच्चों। कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क। नहीं सर, वो ऑनलाइन ओलंपियाड भी चल रहा था। अच्छा अच्छा, चलिए डेटा मार्क कर लिया सबने। तो चलो, नंबर ऑफ 6 CPSEs केम डाउन फ्रॉम 105 टू 40 इन मार्च 2016। तो 2003 में 105 बीमार यूनिट्स थी जो कम होके 40 हो गई। तो 65 को या तो प्राइवेटाइज कर दिया गया या तो इनको फंड्स दे दिए गए इनको प्रॉपरली सेटअप करने के लिए। देयर आफ्टर अब आती है सरकार की सच्चाई। पॉलिसी ऑफ नवरत्न एंड मिनी रत्न। रत्न मतलब प्रेशियस स्टोन बेसिकली, अंगूठी मतलब रत्न बोलते हैं उसको। तो ये नवरत्न और मिनी रत्न क्या थे चिल्ड्रन? 1997 में गवर्नमेंट ने स्कीम इंट्रोड्यूस की कि भाई हम ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को कैटेगराइज कर लेंगे जो गवर्नमेंट के लिए बहुत बढ़िया प्रॉफिट की दुकान है, तो जो बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करते थे, प्रॉफिट देते थे, देवर कॉल्ड एज महारत्न। और जो कम प्रॉफिट जनरेट करते थे बट देवर गुड, फ्यूचर बड़ा अच्छा था, देवर कॉल्ड एज मिनी रत्न। और जो न्यू सेटअप हुए थे देवर कॉल्ड एज
नवरत्न बेसिकली। तो गवर्नमेंट ने इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पास दे दी कि भाई आप अपने हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करिए, एंड पार देने का मतलब दे अलाउड व्हाट चिल्ड्रन, ऑटोनॉमी। गॉट इट क्लियर? तो कौन कौन से थे? नवरत्न ओरिजिनेटेड एज अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इन 1997 टू आइडेंटिफाई हाई परफॉर्मिंग एंड प्रॉफिट मेकिंग एंटरप्राइजेस। इनको गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया, बढ़िया परमिशन दे दी कि आप जाइए आईएएम से अपने मैनेजर्स को रिक्रूट करके लाइए, और जैसे काम करना है, हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ किसमें इंटरेस्ट होगा, प्रॉफिट और रेवेन्यू बढ़ने से मतलब है। आप कैसे काम करते हैं, इट इज योर आउटलुक। जो बड़ी बड़ी ग्लोबल जाइंट कंपनीज हैं, इनको कैसे आप कॉम्पीट करेंगे, सब आप खुद से डिसाइड करिए। तो मिनिस्टर साहब एक रास्ते निकल लिए, और इन कंपनीज को परमिशन दे दी गई कि आप एकदम प्राइवेट सेक्टर की तरह काम करने के लिए अलाउड है। कोई काम नहीं कर रहा तो उसे लात मार के बाहर कर दीजिए। तो सीपीएस को और कॉम्पिटिटिव और इफेक्टिव एनवायरनमेंट मिला काम करने का चिल्ड्रन, और 9 ऐसे थे जिनको नवरत्न नेम किया गया। तो यहाँ पे जो NAV है, दिस स्टैंड्स फॉर 9, और ये उसी में से न्यूली क्रिएट हुए थे। तो 12 मोर वर एडेड टू द लिस्ट, तो टोटल कितने बन गए? 21। फरवरी 2010 में चिल्ड्रन गवर्नमेंट ने महारत्न स्कीम आइडेंटिफाई की, जिसमें जो बड़े वाले 21 थे उनको किस कैटेगरी में डाल दिया गया? नवरत्न से महारत्न में डाल दिया गया। गॉट इट क्लियर? और अल्टीमेटली इनको अलाउड था कि ये अपना बिजनेस कंट्री के अंदर भी एज वेल एज बाहर भी कर सकते हैं। तो हेयर वी हैव द डेटा अप टिल 31 मार्च 2020, बस जब कोविड आया था। 10 महारत्न वर देयर एंड 14 नवरत्न। कितने हो गए चिल्ड्रन टोटल? 24। तो 21 से तो कितने और ऐड हुए? 3 और ऐड हुए। मिनी रत्न companies followed suit to grant enhanced autonomy for delegation of financial enterprise to some other profit making company। अब मिनी रत्न किनको बोलते थे भाई? जो बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाते थे वो महारत्न हो गए। समझ में आ गया? मिनी रत्न जो प्रॉफिट थोड़ा सा कम कमाते थे, या मैं महारत्न कंपनी हूं, मैंने अपना प्रॉफिट किसी दूसरे में लगाया, वो भी बढ़िया प्रॉफिट कमा रहा है, तो मेरी जो सब्सिडरी होगी दैट इज कॉल्ड एज मिनी रत्न बेसिकली। गॉट इट क्लियर? तो आपने बच्चों नाम सुना है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का? स्टील सप्लाई को रेगुलेट करती है ऑर्गेनाइजेशन। अब मान लीजिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने ही बना दिया सुपर स्टील लिमिटेड SSL, तो SSL विल बी क्लासिफाइड एज मिनी रत्न बेसिकली। और 39 थी प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज, जो 73 हो गई 31 मार्च तक चिल्ड्रन। तो महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न, दीज वर द कंपनीज जिनको एडिशनल पावर दिया गया। आप ज्यादा से ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर कर सकते हैं, मार्केट से पैसा उठा सकते हैं, फॉरेन कंपनीज के साथ ज्वाइंट कोलैबोरेशन भी कर सकते हैं, अपनी मैन पावर की प्लानिंग खुद करिए। मतलब गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कितना था यहाँ पे? 0% बेसिकली। समझ गए? चलिए, what is this memorandum of understanding? Many a times you must have watched two ministers agreeing on something on behalf of their respective countries' children. They shake hands, prior they sign a document, exchange the files and shake hands and go to dinner. तो वो जो कागज का टुकड़ा साइन करते हैं आपस में दोनों लोग, मान लीजिए यूएस ने इंडिया के साथ कोलैबोरेट किया कि आपके जितने न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं वहां पे आप न्यूक्लियर पावर सप्लाई का तो सेटअप लगाइए, हम आपको यूरेनियम एक्सट्रैक्ट करने की और न्यूक्लियर वेपन बनाने की स्पेशल परमिशन देते हैं। अब मुंह जबानी थोड़ा चलता है कंट्रीज के बीच में, तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर यूएस फॉरेन मिनिस्टर के साथ एक मीटिंग होल्ड करेंगे, चीजों को फाइनलाइज करेंगे, एंड देन पेपर अग्रीमेंट वुड बी मेड रेडी। जैसे आपके पापा ने घर किसी को किराए पे दिया तो रेंट अग्रीमेंट होता है, तो वैसे कंट्रीज के बीच में इन दोनों अग्रीमेंट्स को बोलते हैं व्हाट? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। समझ में आ गई बात? तो कभी टीवी में मौका लगे तो देखिएगा जरूर, जब दो मिनिस्टर्स आपस में बात करते हैं, कुछ साइन करते हैं, एंड देन दे एक्सचेंज द फाइल्स, तो वो जो कागज का टुकड़ा होता है ना, उस पे किए गए सिग्नेचर अग्रीमेंट को बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सो मेन ऑब्जेक्टिव था इनका कि भाई इनको ऑटोनॉमी दी जाए, इनके ऊपर हम अपना कंट्रोल जरा भी नहीं रखेंगे। एल्स चिल्ड्रन, जितनी भी गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं इन द पार्लियामेंट्री सेशंस, इट इज वेरी 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 नेसेसरी कि बताना पड़ेगा हमारे कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का पास्ट परफॉर्मेंस क्या था, व्हाट इज द प्रेजेंट परफॉर्मेंस, एंड व्हाट आर द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स।
फ्यूचर परफॉर्मेंस कैसे बता पाएंगे, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बता पाएंगे ना कि हम क्या सोच रहे हैं। तो पार्लियामेंट में इसका डिस्क्लोजर बहुत जरूरी है, बट जब हमने इनको ऑटोनॉमी दे दी तो अब इनका डिस्क्लोजर पार्लियामेंट में नहीं होगा। समझ में आ गई बच्चों बात? सो एमओयू का पर्पस यही होता है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस अमंग द ऑर्गेनाइजेशन बन जाए और हम उन्हीं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए अपना काम कंप्लीट करेंगे। सो अगेन इवैल्यूएशन विल बी डन, कंपैरिजन किया जाएगा एक्चुअल अचीवमेंट क्या थी और आपका टारगेट क्या था। टारगेट था 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने का एंड वी आर प्रोड्यूसिंग 1200। तो कंट्री के अंदर सप्लाई ज्यादा हो जाएगी। जब भी किसी चीज की सप्लाई बढ़ती है चिल्ड्रन, मार्केट में सरप्लस आता है, प्राइस क्या होगा? कम हो डाउन। जाएगा। इन दैट केस गवर्नमेंट को सर्च क्या करना पड़ेगा? एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी सर्च करनी पड़ेगी। समझे बात को चिल्ड्रन? बात समझ में आ गई? तो एमओयू के हिसाब से इन ऑर्गेनाइजेशंस की रेटिंग होती थी, अगर एक्सेलेंट है तो 5 दे दीजिए, वेरी गुड है तो 4, गुड है तो 3, फेयर है तो 2 और पुअर परफॉर्मेंस है तो 1। हेल्पलाइन नंबर पे बात करते हैं, आंटी बोलती है ना 1 to 5 के स्केल पे रेटिंग करिएगा। समझ में आगे बच्चों? तो 42 कंपनीज वर फाउंड टू बी एक्सेलेंट आउट ऑफ 144 पब्लिक सेक्टर, 38 फाउंड टू बी वेरी गुड, 30 गुड, 16 फेयर एंड 18 पुअर। तो गवर्नमेंट किनको प्राइवेटाइज करने की सोचेगी? एक्सेलेंट वालों को। आपका कोई बिजनेस बहुत प्रॉफिट दे रहा है, आप पुअर वालों को। सिंपल एज दैट, हम पुअर वाले को ही मतलब प्राइवेटाइज करने की सोचेंगे। फिर गवर्नमेंट ने कहा जितने नालायक काम चोर हैं कृपया करके वो अपने आप से ही नौकरी छोड़ के चले जाए। तो मान लीजिए किसी की एज 48 ईयर्स थी, 60 साल में इसको रिटायर होना है, कितने साल इसकी नौकरी को बचे? 12 साल। ऑर्गेनाइजेशन सोच रहा है 12 साल में कम से कम 1 करोड़ रुपए सैलरी इनको देनी ही पड़ेगी हमको, और आज इनसे एक अग्रीमेंट कर लेते हैं 40 लाख रुपए ले लो, कितना, और कंपनी छोड़ के जाओ। कंपनी का फायदा क्या होगा? जितना एक्सेस स्टाफ है वो बर्डन कम करेंगे। सर पैसा भी तो 40 लाख देना पड़ेगा, अगर एम्प्लॉयड रहते तो 1 करोड़ देना पड़ता, ऐसे कितना दे रहे हैं? 40 लाख, 60% पैसा आपने बचा लिया कि नहीं बचा लिया? तो वीआरएस देते टाइम प्रेजेंटली हमारे ऊपर बर्डन बहुत हो सकता है, बट फ्यूचर में इट इज अ वेरी 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 प्रॉफिटेबल एक्टिविटी। सर उनकी इनएफिशिएंसी भी बर्डन हो। हाँ, इनएफिशिएंसी इज आल्सो बर्डन। एंड अगेन ये नहीं कि वीआरएस लेके कोई भी जा सकता है, आप एप्लीकेशन डालिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेजमेंट विल थिंक ओवर इट कि आपको वीआरएस दिया जाए या ना दिया जाए। अगर आप कामचोर एम्प्लॉई हैं तो वीआरएस के पैसे के साथ एक डिब्बा काजू बर्फी दे दी जाएगी आपको, बट अगर आप बहुत एफिशिएंट एम्प्लॉई हैं तो आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगा। ओके, चलिए समझ गए बच्चों? तो यहां पे लिखा भी है 6.28 कामचोर एम्प्लॉइज ऑप्टेड फॉर व्हाट? वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम इन बिटवीन 1998 टू 2019। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब तो सब लोग समझ ही गए, अपना पैसा निकाल के पब्लिक का पैसा, प्राइवेट सेक्टर का पैसा लगवा देना इज नोन एज व्हाट? डिसइन्वेस्टमेंट। ये जो शब्द है ना डिसइन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेटाइजेशन, इट गोज हैंड इन हैंड चिल्ड्रन। समझ में आ गई बात? देयर आफ्टर मेनी कंपनीज वर देयर जिनको इंडिया में बायर्स नहीं मिले, बट उनको बायर कहां पे मिले? विदेशी बाजारों में। कहां पे मिले? फॉरेन कंट्रीज में। तो सर फॉरेन कंट्रीज में बायर्स मिले तो अलाउड था खरीदना, 91 से पहले इट वाज नॉट अलाउड, बट आफ्टर दैट इट वाज अलाउड। और इस स्कीम को क्या बोला करते थे हम लोग? एफडीआई, फॉरेन, आगे बोलिए। सर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और बच्चों आपने ये निरमा का नाम सुना है? निरमा वॉशिंग पाउडर नाम सुना है? इंडिया की यस पहली सर। ऐसी कंपनी थी जिन्होंने फॉरेन कंट्री में शेयर बेच के पैसा लिया। सर मतलब ऐसा कि भाई आपके स्कूल में इंडिया में बहुत ज्यादा एक्सपेंशन हो चुका है, अब इंडिया में स्कूल को एक्सपेंशन का कोई भी सो कॉल्ड ऑब्जेक्टिव नजर नहीं आ रहा, तो स्कूल ने सोचा कि न्यूयॉर्क में एक ब्रांच खोल ली जाए। अब न्यूयॉर्क में जब ब्रांच खोलेंगे तो फीस किस करेंसी में आएगी चिल्ड्रन? यूएस डॉलर। और इंडिया में लोगों को बोला जाए कि यूएस जाइए और हम आपको $2000 हर महीने सैलरी देंगे, आपका रहना खाना पीना सब स्कूल के अंदर ही अपार्टमेंट है वहीं पे आपको रहना है, तो आपकी कॉस्ट रहने खाने पीने की कितनी हो गई? 0। सैलरी कितनी मिल रही है? $2000। $1 मान लीजिए 85 रुपीज का है, तो आपकी मंथली सैलरी कितनी हो गई? 1,70,000।
और इंडिया में आपको सैलरी मिल रही है सिर्फ 50,000, तो आप क्या करेंगे? आप भी यूएस चले जाएंगे कि भाई 10 साल मैंने अगर नौकरी कर ली तो इंडिया में कमाने के बाद जितना बचता था यहाँ पे उसका 10 गुना हो जाएगा कम से कम। तो कुछ कंपनीज तो इंडिया में ही अपने आप को एक्सपैंड करने के लिए शेयर्स बेचती हैं, बट कुछ कंपनीज कंट्री के बाहर। तो टेक एन एग्जाम्पल चिल्ड्रन, ये है यूएसए और ये है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर आप अपनी कंपनी का शेयर यूएस में बेचते हैं चिल्ड्रन, तो उसे क्या बोला जाता है? एडीआर। आई रिपीट चिल्ड्रन, आपकी कंपनी का शेयर यूएस में बिक रहा है तो उसे क्या बोला जाएगा? एडीआर, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। और दुनिया के किसी दूसरे देश में अगर बिक रहा है तो जीडीआर। और अगर किसी नॉन इंडियन कंपनी का शेयर इंडिया में बिक रहा है तो उसे क्या बोलते हैं, पता है बच्चों? आईडीआर, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। तो सर ये एडीआर अमेरिकन समझ में आ गया कि भाई अमेरिका के अंदर बिक रहा है। डिपॉजिटरी शब्द क्यों यूज किया गया है? एवरीबडी नोज कि अगर आपको अपने स्कूल के क्वेश्चन पेपर एकदम सेफली रखवाने हैं तो कहां रखवाएंगे? बैंक में, बैंक वॉलेट में। और अगर आपको अपना शेयर सर्टिफिकेट एकदम सेफली रखवाना है तो आपको एक डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा। व्हाट? डीमैट अकाउंट कौन खोलता है भाई? आपका ब्रोकर। एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बड़ा सा सर्वर लगा हुआ है। आप मेरा फाइनेंशियल लिटरेसी का लेक्चर फॉलो करिएगा, एनएसडीएल और सीडीएसएल के बारे में मैंने समझाया था। बहुत बड़ा सा सर्वर है। इट्स जस्ट लाइक दैट कि मेरा नाम सौरभ मल्होत्रा है, मैं चाहता हूं मेरे नाम की एक मेल आईडी हो, तो आप मेल आईडी क्रिएट कर सकते हैं 11isc@smail.com। जैसे gmail.com है वैसे smail.com। तो मेरे पास दो तरीके हैं। मैं बहुत बड़ा सा कंप्यूटर खरीदूं एक, और उस कंप्यूटर में करोड़ों गीगाबाइट का डेटा स्टोरेज हो, और जो लोग ईमेल आईडी बनाना चाहते हो इस पोर्टल पे वो करें, बट इसके लिए पैसे बहुत ज्यादा खर्च होंगे। तो मैं क्या करूंगा? मैं गूगल से कहूंगा कि अपने सर्वर पे मेरे को 2 करोड़ गीगाबाइट स्पेस दे दो। कितना? 2 करोड़। और उस फोल्डर के एंड में एक्सटेंशन लगाओ @smail.com। तो अगर आप मेरे पोर्टल पे जाके मेल आईडी क्रिएट करते हैं, जीमेल, रीडिफ मेल होता है ना, yahoo.com, एसमेल, तो आपको एड्रेस तो एसमेल मिलेगा, बट स्टिल मैंने भी किससे किराए पे जगह ली है? गूगल से। तो वैसे ही जो डिपॉजिटरी होती है, इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन जो सारे इन्वेस्टर्स का डेटा डिजिटल फॉर्म में मेंटेन करती है। किस फॉर्म में? डिजिटल फॉर्म में। तो वैसे ही यूएस में भी होता है, वैसे ही इंडिया में भी होता है, वैसे ही दुनिया के दूसरे देशों में भी होता है। तो अमेरिका में अगर रिलायंस वालों का शेयर बिकेगा तो उसका नाम होगा RIL ADR। टाटा मोटर्स का शेयर अगर यूएस में बिकेगा तो उसका नाम क्या होगा? टाटा ADR। बजाज वालों का शेयर अगर यूएस में बिकेगा, तो मान लीजिए कंपनी का नाम बजाज मोटरसाइकिल लिमिटेड है, तो यूएस में इसका पूरा नाम क्या होगा? BML ADR। और सर चाइना में बिक रहा है तो? चाइना में बिक रहा है तो उसका नाम हो जाएगा BML GTR। तो अमेरिका वालों ने, इंडिया वालों ने अपने नाम रिजर्व रखे हुए हैं। तो नॉन इंडियन कंपनी सेलिंग द शेयर इन इंडिया, से माइक्रोसॉफ्ट, से मोटोरोला, से AT&T, तो इन सब के आगे नाम क्या जुड़ेगा? IDR 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 IDR। रिलायंस, टाटा, विप्रो, इन्फोसिस, ICICI, HDFC, SBI, जितनी इंडियन कंपनीज हैं, व्हेन दे सेल द शेयर इन यूएस, उनके नाम के आगे क्या जुड़ जाता है? ADR। और अमेरिका के बाहर किसी दूसरे देश में बेचेंगे, यूरोपियन कंट्री में बेच लें, चाइना, रशिया, जापान, कहीं बेच लें, इट विल बी हैविंग एन एक्सटेंट, सॉरी, एन एडिशनल 3 लेटर वर्ड। व्हाट? GDR। तो लोगों को GDR ADR समझ में आ गया? चलिए, तो गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई ये बात भी बढ़िया है, देश के अंदर तो रुपए में पैसा आएगा, विदेश में डॉलर में आएगा। तो मुकेश अंबानी जी को भाई एक और फैक्ट्री लगानी है। अब वो सोच रहे हैं अगर मैं इंडिया में एक शेयर बेचता हूं तो बेच पाऊंगा 500 रुपए का। कितने का? 500 का। बट यूएस में अगर $10 का भी बेच दूं, और 85 रुपीज का $1 है, तो कितने पैसे आएंगे मेरे पास? 850। तो मुकेश अंबानी के लिए व्हाट इज गुड? सेलिंग शेयर इन इंडिया और सेलिंग शेयर इन यूएस चिल्ड्रन। यूएस, सिंपल एज दैट। मैं इंडिया में बैठ के पढ़ा रहा हूं, तो जो मेरे को फी मिलती है वो किस करेंसी में मिलेगी? इंडियन करेंसी। यही अगर मैं अपना इंस्टीट्यूट ट्यूटोरियल दुबई से लॉन्च करूं,
यूएस से लॉन्च करूं, तो आपको पता है यूएस का कोई प्रोडक्ट अगर बिक रहा है तो किस करेंसी में पैसा लेगा? डॉलर। और फीस रख दूं, ज्यादा नहीं रखूंगा, $50। कितनी? $50। 80 रुपये का मान लीजिए डॉलर है, तो $50 फीस कितनी हो गई? 4,000 रुपए। इंडिया में क्या मेरे को 4,000 रुपए कोई देगा? नहीं देगा। तो इसीलिए काफी कंपनीज अपना बिजनेस कहां शिफ्ट कर लेती हैं? विदेश। नहीं समझे बात को? समझ गए? तो आपके मोहल्ले में एक मैगी वाला है, उसने अपनी एक ब्रांच शिमला में भी खोली हुई है। क्यों? क्योंकि शिमला में 12-14 रुपए का मैगी का पैकेट 100 रुपए में बिकता है, और यहाँ पे 40 रुपए में बिकता है। तो वेयर इट इज मोर प्रॉफिटेबल टू सेल मैगी, हिली एरिया। और वहां पे अगर बोले अरे इतनी महंगी मैगी दे रहे हो, तो क्या समझाएगा? अरे बाबूजी इतनी ऊपर सामान लेके पहाड़ पे आना पड़ता है, तो उसके चार्जेस भी लगते हैं। अंडरस्टूड और नॉट? चलिए, समझ गए बच्चों ये कहानी पूरी? कहानी समझ गए भाई? चलिए, तो यहाँ पे आपको कुछ डेटा वगैरह मिलेगा, इसको रट लीजिएगा, 5,77,000 करोड़ एंड ऑल दैट। अंडरस्टूड दिस चिल्ड्रन? तो ये पूरा का पूरा डेटा है, कुछ खास इसमें समझाने लायक कंटेंट नहीं है। हाँ, कुछ प्रॉफिटेबल कंपनीज हैं यहाँ पे। ऑयल एंड नेशनल गैस कॉर्पोरेशन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इन सब को गवर्नमेंट ने आज तक प्राइवेटाइज नहीं किया, ना ही करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? ये हाई प्रॉफिट मेकिंग है। गवर्नमेंट क्यों अपनी हाई प्रॉफिट दुकान आपको देगी चलाने को? गॉट इट क्लियर चिल्ड्रन? एंड मेनी अ टाइम इट वाज सीन कि जो भी डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू पैसा आता था, उसको गवर्नमेंट ठीक से इस्तेमाल नहीं करती थी, एंड मोस्ट ऑफ द मनी यूज्ड टू गेट wasted. Got it? So government carried out whole exercise of disinvestment in hasty and unplanned way. Programs तो लॉन्च किए, बट सही समय पे लॉन्च नहीं किए। Got it clear? धीरे धीरे अगर लॉन्च करते, लाइक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में था, बाहर से कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल ज्यादा करवाओ, बट अपनी कंपनीज को इनको प्राइवेटाइज नहीं करना चाहिए था, रादर अपनी कंपनीज में ही पैसा लगवाना चाहिए था। फिलिप्स, सोनी, इन सबको बोलना चाहिए था कि आप इंडियन कंपनीज में पैसा लगाइए। क्या दुनिया में कोई भी ऐसी इंडियन कंपनी जिसकी कार मैन्युफैक्चर होती है चिल्ड्रन? टोटली इंडिजीनियस कोई कंपनी है? नहीं है। तो आप इंडिया में बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स देखते हैं, बट क्या आपको, हाँ क्या कह रहे हैं कृषिव जी? सर टाटा की नहीं? टाटा की गाड़ियां भी जो बन रही हैं, बेसिकली वो जैगवार प्लेटफॉर्म पे बन रही हैं। उन्होंने जैगवार को जब से खरीदा, तब से उनकी गाड़ियों की शक्लें सूरतें थोड़ी ठीक ठाक हो गई है। और टाटा का भी जो मेजॉरिटी रेवेन्यू आता है वो फॉरेन बिजनेस से आता है, इंडियन बिजनेस से नहीं आता है। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? तो टाटा की गाड़ी है, बट उतनी नहीं बिकती मार्केट में। मारुति का ही शेयर सबसे ज्यादा है, बट मारुति के साथ भी पार्टनर कौन है? सुजुकी। तो मोर प्रॉफिट शेयर गोज इनटू द पॉकेट ऑफ सुजुकी मोटर्स बेसिकली। डिसइन्वेस्टमेंट एक्सरसाइज लैक्ड मैच्योरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन व्हाट सेंस? कि भाई पैसा जो आता था वो ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं होता था। स्ट्रेंथन किया गया प्राइवेट मोनोपोली को। आप अडानी अंबानी किन्हीं की भी बात ले लीजिए, तो प्राइवेट सेक्टर मोनोपोलाइज हो गया, जैसा कानून चाहते हैं वैसा बनवा लेते हैं। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? अभी मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं चिल्ड्रन। दोज हु हैव स्टडीड अकाउंटेंसी, उनको इस शब्द के बारे में थोड़ा सा ज्ञान होगा। व्हाट इज दिस? डेप्रिसिएट। ठीक है कृषिव जी, आप ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट है, बट आप भी जान सकते हैं इस बात को। मान लीजिए कि आपने रॉ मटेरियल खरीदा फैक्ट्री में 200 करोड़ का। कितने का? इसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया और इसे सेल कर दिया 420 करोड़ में। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दैट यू सी? 220 करोड़। अब आपके पास प्लांट एंड मशीनरी है लेटस से 40 करोड़ रुपए का। कितने का? 40 करोड़ का। बच्चों व्हाट इज 40 करोड़ का 15%? अरे सिंपल है भाई, 6 करोड़। आपको परमिशन दी गवर्नमेंट ने कि फ्रॉम योर प्रॉफिट डिडक्ट 6 करोड़ रुपीज। कितना बचा बच्चों? 214 करोड़। समझ में आ गया? अब आपको 214 करोड़ पे टैक्स देना है। कितने पे टैक्स देना है? 214 करोड़ पे। अब पहुंच गए होंगे कुछ महान भाव ये बोलने सरकार को, भाई हम आपको 10,000 करोड़ इलेक्शन में चंदा दे देंगे, थोड़ी पॉलिसी हमारे मतलब की बना दीजिए। क्या चाहते हैं आप? पॉलिसी बनाइए कि तेलंगाना इज अ न्यू स्टेट। समझ में आ गया? तेलंगाना इज अ न्यू स्टेट, और यहां पे अगर हम बैकवर्ड एरिया में फैक्ट्री सेटअप करते हैं, प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल करते हैं, तो हमें
एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाए। 35% डेप्रीसिएशन हम अपनी बुक्स में अपनी असेट पे रिकॉर्ड करेंगे। मतलब ये जो 15% मिला ये तो मिला ही मिला, 35% एक और मिलेगा। अब गवर्नमेंट बोलेगी सिर्फ अगर रूल बना दिया एक स्टेट के लिए तो लोग सोचेंगे कि सरकार बिक गई, सरकार बिक गई। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? नहीं समझे बात को? बात को समझ गए? तो गवर्नमेंट ने कहा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार और एक स्टेट कौन सा था, वेस्ट बंगाल। गॉट इट क्लियर? वेस्ट बंगाल में किसकी गवर्नमेंट हुआ करती है? अरे वो आंटी कौन है अपनी, ममता आंटी। ममता बनर्जी। हाँ, और गवर्नमेंट चाहती थी कि भाई तेलंगाना में भी नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है, तो बीजेपी वालों ने सोचा चलो एक कानून बनाते हैं। 31 मार्च 2015 के बाद एंड 1 अप्रैल 2020 के अंदर अगर आप प्लांट एंड मशीनरी इन स्टेट्स के बैकवर्ड एरियाज में फैक्ट्री लगाने के लिए सेटअप करते हैं, जो आपके प्रॉफिट में से डेप्रीसिएशन का रिडक्शन मिल रहा है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, अंडर सेक्शन 32 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट मिलेगा ही मिलेगा। अंडर सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2A के तहत आपको 35% का एक और फायदा दे दिया जाएगा। अब पहुंच गए होंगे अडानी अंबानी उनके पास कि भाई हम 5,000 करोड़ लगाने को तैयार हैं, हमको फायदा दे दीजिए बस आप। तो सरकार बोली कोई बात नहीं, लगाओ 5,000 करोड़। तो इन्होंने 100 करोड़ का एक और प्लांट सेटअप किया। 35% 100 करोड़ का कितना होता है? 35 करोड़। तो इनको बच्चों 35 करोड़ की छूट एक्स्ट्रा मिलेगी। तो 6 करोड़ की इस 100 करोड़ पे तो कितनी हो गई? सॉरी सॉरी सॉरी, 1 मिनट चिल्ड्रन। हाँ चलिए, 15% ऑफ 100 करोड़ कितना हो गया? 15 करोड़। तो 15 करोड़ का तो आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा एज पर सेक्शन 32 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट डेप्रीसिएशन का, क्योंकि बैकवर्ड एरिया में आप प्लांट लगा रहे हैं तो आपको एडिशनल डेप्रीसिएशन का बेनिफिट प्रॉफिट में से एक्स्ट्रा अमाउंट एक ही डेप्रीसिएशन को दो बार लेस करना अलाउ कर दिया जाएगा अंडर सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 2 ए के तहत। तो 15 करोड़ तो देंगे ही देंगे आपको, साथ में 35 और दे देंगे। तो जरा 214 में से 50 लेस कर दीजिए, कितना होता है चिल्ड्रन? 164 करोड़। 50 करोड़ पे अगर कंपनी टैक्स देती बच्चों तो कम से कम 30% मान लीजिए कॉर्पोरेट हायर रेट ऑफ टैक्स है। हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स इन कॉर्पोरेट सेक्टर इज 30%। तो हमने अपना प्रॉफिट 50 करोड़ से गिरा लिया। 30% का मतलब होता है 15 करोड़ हमको फायदा मिल गया टैक्स में। समझ में आई बात कि नहीं आई बात? पक्का? तो अब जिन बिजनेसमैन को वेस्ट बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में प्लांट लगाना है उनको ये बेनिफिट मिलेगा। वो अगली बार वोट किसको देंगे? रूलिंग पार्टी को वोट दे देंगे जिन्होंने कानून बनाया। समझ में आ गया? और ये कानून तभी बना जब 14 में बीजेपी की गवर्नमेंट बनी। तो ये सिर्फ बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं करती, सारी गवर्नमेंट्स करती हैं। व्हाट इट क्लियर कि भाई हम वहां पे आपको बेनिफिट दे रहे हैं तो भाई आपका बेनिफिट होगा तो आप वोट हम ही को दोगे। अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड? पक्का? जैसे मान लीजिए भाई आपका बर्थडे है, आपने पार्टी तो देनी देनी है बट स्कूल में स्वीट्स भी डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो बचपन में 1-2 लंगूर आपके साथ लपक लेते थे, तो वो जितनी आपकी ज्यादा हेल्प करेंगे पार्टी में आप उन्हीं को इज्जत सबसे ज्यादा देंगे। मौसी जी और चाची जी में ज्यादा काम मौसी जी ने मम्मी का साथ करवाया शादी में भैया की शॉपिंग कराते टाइम, तो मम्मी ज्यादा इंपॉर्टेंस शादी में किसको देंगी? मौसी जी को देंगी कि चाची जी को देंगी? मौसी। मौसी, फिर लड़ाई झगड़ा चालू हो जाएगा। समझ में आई बात या बिल्कुल भी नहीं आई बात? पक्का? तो ये कहानी सबको समझ में आ गई? तो इस तरह से प्राइवेट सेक्टर की मोनोपोली चिल्ड्रन ग्रो करने लग गई, क्योंकि इतने बेनिफिट्स हमने उनको दे दिए कि लोग प्राइवेट सेक्टर को ही सब कुछ समझने लग गए। गवर्नमेंट का कुछ ज्यादा सो कॉल्ड आप बोल सकते हैं डोमिनेशन कंट्री में रहा ही नहीं। अंडरस्टूड दिस? अंडरस्टूड दिस? पक्का? पक्का? अब बच्चे कहेंगे सर ये 1 अप्रैल 2020 क्यों कर दिया गया? 1 अप्रैल 2020 इसलिए किया गया कि 2014 में इलेक्शन हुआ, फिर 19-20 में गवर्नमेंट बनी, तो गवर्नमेंट को क्या पता था हम फिर से जीत जाएंगे, तो भाई जब तक हमें बस तभी तक छूट मिलेगी, जब हम चले गए छूट भी चली गई। फिर गवर्नमेंट आई, फिर इसको अमेंड कर देंगे कानून को पार्लियामेंट में एक छोटा सा मीटिंग करा के। अंडरस्टूड दिस चिल्ड्रन? चलिए, सो प्रोग्राम ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट नीड्स टू बी more and more
ट्रांसपेरेंट। व्हाई ट्रांसपेरेंट? ताकि कुछ भी ऐसा लोगों को ना नजर आए कि गवर्नमेंट ने अपने लोगों को एडवांटेज देने के लिए प्रॉफिट मेकिंग गवर्नमेंट सेक्टर्स को भी प्राइवेट सेक्टर को सेल कर दिया। तो पॉलिसी यही बनी थी कि जो लॉसी सेक्टर्स हैं, जो लॉसी बिजनेसेस हैं, ओनली दोज वुड बी सोल्ड, प्रॉफिट वंस को बेचा नहीं जाएगा। समझ गए बात को? सर तब भी तो गवर्नमेंट अंडर रेट करके कंपनीज को बेच दी। हाँ, अंडर रेट करके। मैंने आपको अंबानी वाला एग्जांपल दिया था। मिस्टर अनिल अंबानी का कंपनी का लॉस कितना था? 40,000 करोड़। उसको रीवैल्यू करके बनाया गया 20,000 करोड़। फिर मुकेश अंबानी के समधी ने वही कंपनी 12,000 करोड़ में बेच दी। तो या तो कॉर्पोरेट बनी या तो नेता बनी है इस देश में, तभी आप सुखी रह पाएंगे। चलिए भाई, तो सबको ये बात समझ में आ गई? चिल्ड्रन, सबको बात समझ में आ गई? गीतिका जी, कृषिव जी, उज्जवल जी, एनी क्वेरी ऑन दिस? नो सर। चलिए चलते हैं आगे। चिल्ड्रन, अपनी आखिरी अप्रोच पे, LPQ कन्वर्ट हुआ था LPG में, जिसमें G का मतलब क्या था? ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन। नाउ ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या? हर गर्मी की छुट्टी में कनाडा वाली मौसी क्या चले जाएंगे? नॉट एट ऑल। सो ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री विद अदर इकोनॉमीज थ्रू ट्रेड, कैपिटल फ्लो एंड टेक्नोलॉजी। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? तो अभी मैं एक YouTube रील पे थोड़ी देर पहले ही आज देख रहा था, गडकरी जी का एक छोटा सा इंटरव्यू, जहां पे उन्होंने बताया कि हम जिस स्पून से आइसक्रीम खाते हैं वो भी कहां पे बनता है? चाइना में। तो इंडिया में फैक्ट्री लगाई जाए, प्लांट लगाई जाए, और आजकल जो डिस्पोजेबल कप प्लेट बाजार में आते हैं उसका प्लांट इंडिया में ही लग रहा है। जो पेड़ के पत्ते होते हैं उसी को कंप्रेस करके डाई से शेप देकर प्लेट्स बनाई जाती हैं जिसमें आप भंडारे में, लंगर में खाना खाते हैं। गॉट इट क्लियर? बट यहां पे तो लोग इतने बड़े रईस हैं, नहीं बोन चाइना में ही खाना खाएंगे। अरे बोन चाइना की प्लेट है मान लीजिए 150 रुपए की, और वो पत्तल वाली आती है 7 रुपए 8 रुपए की। अगर आप 7 रुपए वाली प्लेट खरीदेंगे तो कंट्री में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और बोन चाइना की प्लेट बनाने वाली मशीन फिर कहां से आएगी? चाइना से आएगी। तो अल्टीमेटली ग्रो कौन करेगा? चाइना ग्रो करेगा। तो मशीन से लेकर फिनिश्ड प्रोडक्ट तक, until unless we manufacture anything in our country, हमारी कंट्री ग्रो नहीं कर सकती। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, तो ग्लोबलाइजेशन इज अंडरस्टूड वेल बाय ऑल चिल्ड्रन। चलिए, तो यहां पे लिखा है भाई ग्लोबलाइजेशन कैसे हो सकता है। सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन हुआ तब जब हमने बैरियर्स खोल दिए और लिबरलाइज कर दिया कि भाई हर वो पर्सन जो इंडिया में ट्रेड करना चाहता है वो फ्रीली हमारे साथ ट्रेड कर सकता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जो लिमिट्स थी चिल्ड्रन, दीज लिमिट्स वर एनहांस्ड टू वेलकम मोर एंड मोर कैपिटल इनफ्लो फ्रॉम फॉरेन कंपनीज। और दूसरी चीज, पैसा तो आएगा ही आएगा, पैसे के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी आएगी। अभी नोएडा में 3-4 साल 5 साल पहले सैमसंग वालों ने कितना बड़ा प्लांट लगाया, बट अल्टीमेटली वो सैमसंग है, वो कोई सत्संग नहीं है। तो दे आर मैन्युफैक्चरिंग थिंग्स इन इंडिया, एक्सपोर्टिंग टू अदर कंट्रीज, मेकिंग प्रॉफिट एंड टेकिंग प्रॉफिट वेयर? टू जापान, कोरिया, जहां से वो आए हैं। डू दे एम्प्लॉय ऑल देयर प्रॉफिट्स इन कंट्री? एब्सोल्युटली नॉट। और वो इस शर्त पे यहां बिजनेस करते हैं कि गवर्नमेंट उनको काफी साल तक टैक्स में भी कुछ छूट देगी। तो ये तो वही बात हो गई कि भाई मतलब निकल रहा है तो गधे को बाप बना लो। ओके, तो अब थोड़ा सा व्यू चेंज हो रहा है। सो सबसे पहला इफेक्ट एक्सपेंशन का आया, दैट सॉरी ग्लोबलाइजेशन का आया, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड हैज एक्सपेंडेड। अभी रिसेंटली लैपटॉप की इंपोर्ट पे बैन लगा दिया गवर्नमेंट ने, एंड इट इज बीइंग सेट टू ऑल दीज कंपनीज लाइक डेल, HP एंड वो कौन सी कंपनी है अपनी, लेनोवो एंड ऑल दैट, दैट यू हैव टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट इन इंडिया इफ यू हैव टू सेल इन इंडिया इटसेल्फ। तो पहले कंपनी बड़ी चतुर थी, ये मदरबोर्ड, प्रोसेसर, रैम चिप, हार्ड ड्राइव सब इंपोर्ट करती थी और इंडिया में सिर्फ असेंबल करती थी। तो भाई असेंबलर को तो 500 रुपए मिलेगा, मोटा मुनाफा किसमें है? मैन्युफैक्चरिंग में। तो अब मैन्युफैक्चरिंग को यहां बढ़ावा दिया जा रहा है। इंटरनेशनल कैपिटल का फ्लो इंक्रीज हो गया, मेनी कंपनीज वर कंपेल्ड टू ब्रिंग मनी टू इंडिया। इंटरडिपेंडेंस बिटवीन कंट्रीज हैव इंक्रीज्ड चिल्ड्रन। सबको अब ये समझ में आ चुका है कि बिना US, रशिया, चाइना सबके कोलैबोरेशन से कोई भी सो कॉल्ड सक्सीड नहीं कर पाएगा। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी तो होता है चिल्ड्रन, बट जो टेक्नोलॉजी विदेश में सड़ जाती है दैट कम्स टू इंडिया बेसिकली। हमारे यहाँ 30 और 40 Mbps की इंटरनेट की स्पीड को बहुत अच्छा माना जाता है। 5G अनलिमिटेड मिल गया तो लोग बड़े खुश हो गए हैं रिलायंस जियो का। बट आप US जाइए, वहां के सुलभ कॉम्प्लेक्स में भी आपको इंटरनेट मिल जाएगा। गॉट इट क्लियर? वहां रोड पे आप चलते रहेंगे, इंटरनेट आपको मिलेगा। तो इंटरनेट की जो स्पीड इंडिया में आपको नजर आती है, ये इंटरनेट का यूसेज इंडिया में सबसे ज्यादा है।
सोशल मीडिया का यूसेज जितना इंडिया में है, जितना इंटरनेट savvy लोग इंडिया में है, दुनिया में किसी भी कंट्री में नहीं है। बट जो स्पीड यहाँ मिलती है, बहुत अच्छी स्पीड नहीं मिलती है बेसिकली। सो हेयर वी यूज दैट टेक्नोलॉजी। अभी कह रहे हैं सर हमारे देश में 5G आ गया। 5G मोबाइल पे छप के आ रहा है बस। क्या आपको स्पीड मिलती है 5G की? बिल्कुल भी नहीं। तो मेरे को तो लगता है वो 4G भी छप के आता है, बट स्पीड सिर्फ 2G की ही मिल रही है। सर हाँ पर क्या कहते हैं, इंडिया में इंटरनेट के रेट्स बहुत चीप है एज कम्पेयर टू मतलब हाँ, बाहर के रेट। चीप इसलिए बिकॉज हमारे यहाँ क्लाइंटल बहुत है, इसीलिए कनेक्टिविटी का इशू है। यहाँ पे भाई 1 घंटा इंटरनेट गायब हो गया, 1.5 घंटा इंटरनेट गायब हो गया, ऐसा भी देशों में नहीं होता। और वहां पे लोग इंटरनेट इस तरह से यूज नहीं करते थे, इंडिया में यूज खाली बटन रील देखे जा रहे हैं, ऐसे मोबाइल चलाते 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 चलाते। यहाँ के लोग थोड़े खाली टाइप के भी है ना। Emergence of world market, children. Wide range of goods are produced nowadays from India and they are exported to other countries. अभी रिसेंटली मारुति ने कार लॉन्च की, दैट इज जिमनी। और वो कार इंडिया में कब से मैन्युफैक्चर हो रही है? जब से कोविड का लॉकडाउन खत्म हुआ था तब से चल रहे हैं। बट इंडियन मार्केट्स में इट वाज लॉन्च्ड आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1.5 years। पहले के 1.5 साल तक वो सिर्फ बना के यहां से क्या करते थे? एक्सपोर्ट करते थे, और उसमें बहुत बड़ी गणित थी। अब लोग कहते हैं तो क्या हुआ सर, मैन्युफैक्चर तो यहाँ पे हो रहा है ना। मैं इसकी गणित समझाता हूं आपको। सुजुकी मोटर्स जो मारुति का अच्छा खासा पार्टनर है, इंडिया में जब ये गाड़ी बिकती है तो 12 लाख रुपए की बिकती है। सरकार को लगभग 28% उस पर GST भी मिल जाता है। लोगों को जो फैक्ट्री में जॉब कर रहे हैं उनकी नौकरी भी है। जब ये गाड़ी यहां से एक्सपोर्ट होती है चल रहे हैं तो उस पर लगती है एक्सपोर्ट ड्यूटी। व्हाट? और इस गाड़ी का दाम रखा जाता है सिर्फ और सिर्फ 4 लाख रुपए। क्योंकि अगर इस गाड़ी का दाम 8 लाख रुपए रख देंगे यहां पे, तो एक्सपोर्ट ड्यूटी का परसेंटेज जो है वो किस पे कैलकुलेट होगा? 8 लाख पे। और ऐसे किस पे कैलकुलेट हो रहा है? 4 लाख रुपए पे। समझ में आ गया? या मान लीजिए 8 लाख रुपीस अगर रख भी दिया गया और एक्सपोर्ट ड्यूटी 8 लाख पे भी कर दी गई, ये कार अल्टीमेटली बिकेगी कहां पे? जिस कंट्री में एक्सपोर्ट की जा रही है। तो प्रॉफिट कहां पे कमाया जाएगा? उस कंट्री में। और उस कंट्री के प्रॉफिट्स यहां पे टैक्सेबल नहीं होते हैं। और इतना लॉ में लूप होल है। कार इज सोल्ड अंडर डिफरेंट कंडीशन। बॉनेट का ढक्कन अलग कर दिया, टायर अलग कर दिए, और बोल दिया कि रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि अगर टायर बंद गए कार में और बॉनेट का ढक्कन लग गया तो इट विल बी कॉल्ड एज अ फिनिश्ड प्रोडक्ट। उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी ज्यादा है। मार्केट में कभी कुर्ता खरीदा होगा आपने, जेंट्स कुर्ता, उस पर बटन नहीं होते, काज बना होता है बस। बटन लोग मेटल के अलग से लगाते हैं, बिकॉज अगर उस पर बटन परमानेंटली स्टिच हो गया चल रहे हैं, then it will be counted as a finished product. But when button is not stitched, it is counted as a raw material. So raw material पे taxes and duties are very less in comparison with finished product. तो सीट अलग से, टायर अलग से, बॉनेट अलग से। टायर अलग नहीं होता, क्या मैं मजाक कर रहा हूँ, वॉट इट क्लियर। बट बॉनेट सही में अलग से ही जाता होगा ताकि हमें ज्यादा एक्सपोर्ट ड्यूटी ना देनी पड़े। चल रहे इंक्रीज्ड इंफॉर्मेशन फ्लो। किस कंट्री में क्या बेटर है, कहां सस्ता मिलेगा, कहां आपका बनाया हुआ प्रोडक्ट महंगा मिलेगा, बिकेगा, सॉरी, ये इंफॉर्मेशन अगर आपको पता लग जाए तो यू कैन मेक हैंडसम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स। तो ये ग्लोबलाइजेशन का एक एडवांटेज भी है चिल्ड्रन। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। जिस कंट्री में पैसे की शॉर्टेज है, लाइक इंडिया, बाहर से पैसा आ रहा है चिल्ड्रन, तो उससे बिजनेस सेटअप होगा, प्लांट सेटअप होगा। प्लांट सेटअप होगा तो एम्प्लॉयमेंट लेवल विल increase. So which country will be prospering more? From where the money is coming or to where money is put in? From where it is coming? To where it is put into use. दुबई से 100 करोड़ रुपए इंडिया चला आया तो डेवलप कहां पे होगा? कौन सी कंट्री होगी? इंडिया। और शाहरुख खान ने 5,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट दुबई में कर दिया, डेवलपमेंट कहां होगा? दुबई में होगा। सिंपल एज दैट। इंक्रीज इन क्रॉस कल्चरल कॉन्टैक्ट्स। हाँ सर, वो दाऊद इब्राहिम से जान पहचान बढ़ गई है जब से हमने अफगानिस्तान से ड्राई फ्रूट का बिजनेस चालू किया है। गॉट इट क्लियर? जस्ट अ जोक चिल्ड्रन। तो जब हम दूसरी कंट्रीज के साथ बिजनेस करते हैं, व्हाट हैपेंस, हमारी जान पहचान भी बढ़ जाती है। मान लीजिए कि भाई आपका दुबई के साथ बिजनेस रिलेशन बहुत अच्छा है। अब दुबई वालों को प्रॉब्लम आ गई कि उनको कार में लगने वाले टायर के अंदर का जो रिम होता है वो एक्सपोर्ट करना है लेटस से सऊदी अरेबिया में, बट उनके यहां फैक्ट्री नहीं है और आप टायर एक्सपोर्ट करते थे दुबई में। तो दुबई के दोस्त ने आपसे बोला भाई इस तरह से हमें ऑर्डर मिला, कैन यू हेल्प मी? आपने कहा बहुत सिंपल सी बात है, हम इंडिया में मैन्युफैक्चर कराते हैं, आपको दुबई भेजेंगे और आप दुबई से आगे सऊदी अरेबिया भेज दीजिएगा। एंटरपोर्ट ट्रेड के बारे में सुना होगा। तो एक्सपोर्ट मतलब व्हेन वी सेल आउटसाइड,
इम्पोर्ट मतलब व्हेन वी बाय फ्रॉम आउटसाइड। एंटरपोर्ट क्या होता है? सर बाहर से खरीद के बाहर से शायद खरीदते हैं दूसरे सिर्फ दूसरे देश को में बेचने खरीद। के लिए, अपने लिए इस्तेमाल नहीं करते, तो एंटरपोर्ट अपॉर्चुनिटी डेवलप हो जाती है। अंडरस्टूड दिस चिल्ड्रन? अंडरस्टूड दिस? और उस पे भी एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है दोनों कंट्रीज की। हाँ, बिल्कुल लगेगी, इंपोर्ट ड्यूटी भी लगेगी, एक्सपोर्ट ड्यूटी भी लगेगी। बट उसमें बहुत बड़ा खेल होता है। जैसे चाइनीज खिलौने आते हैं, अब बाजार में बिकता है 1,000 रुपए का, बट एमआरपी कितनी होती है? 70 रुपए। तो उसकी एमआरपी जानबूझ के कम रखते हैं ताकि उस पर ड्यूटी कम आए, बेसिकली। गॉट इट क्लियर? चलिए, तो इसके बाद कुछ हमारे डीमेरिट्स हैं चिल्ड्रन, कि भाई ग्लोबलाइजेशन से एडवांटेज तो है ही है, बट अप टू सर्टेन एक्सटेंट इट हैज सम डिसएडवांटेज ऑल्सो। तो डिसएडवांटेज फॉलोड बाय फीचर्स चिल्ड्रन, एंडिंग अप एंड लीडिंग टू व्हाट इज कॉल्ड एज, क्या है अगला, इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन मार्केट चिल्ड्रन। बस मेरे को लग रहा है एक क्लास और एंड वील बी एबल टू फिनिश अप दिस चैप्टर चिल्ड्रन। गॉट इट? चलिए, दैट्स इट चिल्ड्रन। क्वेरीज हैं तो प्लीज आस्क।